वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एंड पैरामेडिकल क्लासेस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप सबके लिए एक फिर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ एब्डोमिनल सर्जरीज़ के बारे में कि एब्डोमिनल सर्जरीज़ क्या होती हैं। तो आज हम बात करेंगे कॉमन एब्डोमिनल सर्जरीज़, जिसमें फर्स्ट सर्जरी आप देख पा रहे होंगे गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी, सेकेंड कॉलिसिस्टेक्टमी सर्जरी, थर्ड अपेंडिक्टमी सर्जरी, फोर्थ हर्नियोटॉमी सर्जरी, नेफ्रेक्टॉमी सर्जरी, देन स्प्लेनेक्टॉमी सर्जरी। ये सारी जो सर्जरीज़ होती हैं ये एब्डोमिनल सर्जरीज़ हैं। जो भी हमारे एब्डोमेन में ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं उनमें यदि कोई भी एबनॉर्मलिटी हो जाती है, कोई भी ऐसे डिसीज़ हो जाती है, तो उसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी के थ्रू किया जाता है। तो कौन से ऑर्गन में क्या कैसे सर्जरी की जाती है, कैसे उसकी रिकवरी होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के बारे में। गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी इज सर्जरी टू रिमूव पार्ट ऑफ ऑल ऑफ द स्टमक। देयर आर 4 मेन टाइप्स ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। जो गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, स्टमक जो होता है उसके कुछ पार्ट्स को या स्टमक को रिमूव करते हैं। पहला जो फर्स्ट होता है वो होता है पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी। पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी में हम क्या करते हैं, स्टमक के लोअर पार्ट को रिमूव करते हैं। एक होता है टोटल गैस्ट्रेक्टमी, जिसमें हम होल स्टमक जो पेशेंट का आमाशय होता है उसको हम पूरा रिमूव करा देते हैं। नेक्स्ट होता है स्लीव गैस्ट्रेक्टमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टमी, द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टमक इज रिमूव्ड। तो जो स्टमक का लेफ्ट साइड का पार्ट होता है उसको स्लीव गैस्ट्रेक्टमी में रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट होता है ईजोफेगो गैस्ट्रेक्टमी। ईजोफेगो गैस्ट्रेक्टमी जो सर्जरीज होती है उसमें द टॉप पार्ट ऑफ द स्टमक एंड पार्ट ऑफ द ईजोफेगस। तो इसमें क्या होता है, कुछ ईजोफेगस का पार्ट निकाल के अलग किया जाता है जो आपकी आहार नाल होती है, और कुछ अपर पार्ट जो स्टमक का अपर पार्ट होता है उसको रिमूव किया जाता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे होगे। इसको आप समझ लेना कि ये आंशिक गैस्ट्रेक्टमी, कुल गैस्ट्रेक्टमी, स्लीव गैस्ट्रेक्टमी और ईजोफेगो गैस्ट्रेक्टमी। ये हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, जो हिंदी मीडियम से हैं, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए जो ये क्लास है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसीलिए क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये आपकी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी है। गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी में देखिए जैसे ये डायग्राम दिखा हुआ है, पार्शियल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी का है, इसमें लोअर पार्ट को रिमूव किया गया है ना। ये टोटल गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी जिसमें टोटल स्टमक को रिमूव कर दिया गया है। तो जैसा हमने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्टमक होता है, स्टमक जहाँ पे आमाशय पे हमारा जो भोजन होता है वो स्टोर होता है जा कर के, यहीं पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो ये उसका ही यदि कोई एबनॉर्मलिटी है, कैंसर है, ट्यूमर, किसी भी कारण से यदि पेशेंट को कोई परेशानी है तो उसका ट्रीटमेंट यदि सर्जरी है तो फिर ये गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी करके पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। ऑफ गैस्ट्रेक्टमी। गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के इंडिकेशंस क्या हैं? तो गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के क्या इंडिकेशंस होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो ये गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी के क्या इंडिकेशन है आप देख सकते हो। इंडिकेशन ऑफ फॉर गैस्ट्रेक्टमी: वॉल, polyps or growth inside your stomach. Next, severe peptic and duodenal ulcer to treat obesity. ये इसके इंडिकेशन है गैस्ट्रोटॉमी के, कि गैस्ट्रोटॉमी कब की जाती है, स्टमक आखिर क्यों निकाला जाता है। यदि किसी पेशेंट को कैंसर वाला ट्यूमर है या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, या पेशेंट के एब्डोमेन वॉल में होल हो गया है ना, वहाँ पे कोई होल हो गया है, सारी चीज़ें जो स्टमक की सारी चीज़ें हैं पूरे एब्डोमेन कैविटी में फैल गई हैं, है ना। यदि पॉलिप्स बढ़ रहे हैं, पॉलिप्स हो रहे हैं स्टमक में, या पेशेंट को पैप्टिक या ड्यूडेनल अल्सर, ड्यूडेनम जो होता है उसमें अल्सर हो रहा है, या कई बार ऐसा होता है कि फैटी जो पेशेंट होता है उसके फैट का ट्रीटमेंट करने के लिए भी गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी की जाती है। तो ये कुछ कारण होते हैं जिसमें गैस्ट्रेक्टमी सर्जरी पेशेंट की जाती है। टाइप्स ऑफ इंसिजन इन गैस्ट्रोटॉमी। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो गैस्ट्रोटॉमी होता है उसमें कौन कौन से इंसिजन दिए जाते हैं। तो राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन इज़ कॉमनली यूज। तो ज़्यादातर जो राइट पैरामीडियन आपको इन डायग्राम में दिख रहा है, जो राइट पैरामीडियन इंसिजन होता है वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। समटाइम्स अ लेफ्ट अपर पैरामीडियन इंसिजन यूज, कभी कभी लेफ्ट पैरामीडियन इंसिजन भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है द इंसिजन इज वर्टिकल इन डायरेक्शन एंड इज सिचुएटेड 1.2 to 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। ठीक है, तो ये जो इंसिजन होता है आप देख सकते हो, जो मिड लाइन के 1 to 2 सेंटीमीटर या 2
टू 5 सेंटीमीटर की दूरी पे डिस्टल साइड में ये इंसिजन दिए जाते हैं। तो ये गैस्ट्रोटॉमी के इंसिजन है। आप यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि गैस्ट्रोटॉमी में कौन से पार्ट में इंसिजन दिया जाता है, या एब्डोमेन कैविटी में कहाँ पे इंसिजन यूज़ किया जाता है, ज़्यादातर कौन सा इंसिजन यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट, स्टेज ऑफ इंसिजन। स्टेज ऑफ इंसिजन, incision of skin and subcutaneous tissue down the anterior sheath of the rectus muscles. Incision of the anterior sheath of the rectus muscles in the line of the skin incision. Next, retraction of the uterus muscles laterally so that no large nerves or vessels are damaged. Now, incision of the posterior rectus sheath. ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंसिजन लगाने के स्टेप होते हैं उसमें स्किन को और जो भी इन्फीरियर जो भी सबक्यूटेनियस टिश्यू होते हैं, जो एंटीरियर सीथ होते हैं, जो मसल्स होते हैं, सबको क्या किया जाता है, जैसे लेयर बाय लेयर उनको कट किया जाता है, ठीक है। स्किन इंसिजन जो होता है, स्किन इंसिजन ऑफ द एंटीरियर सीथ ऑफ द रेक्टस मसल्स इन द लाइन ऑफ द स्किन इंसिजन, ठीक है। तो स्किन इंसिजन जो होता है रेक्टस मसल्स जो होती हैं वहाँ तक ये प्रॉपर जाता है, ठीक है। रेक्टस मसल्स को हमेशा लेटरल साइड से पीछे की ओर रिट्रैक्ट किया जाता है, मतलब लेटरल साइड में मैं बोलूँ तो रिट्रैक्शन ऑफ रेक्टर मसल लेटरली, जो रेक्टस मसल्स होती हैं उसको हमेशा लेटरल क्या किया जाता है, रिट्रैक्ट किया जाता है, खींच के रखा जाता है। ये ऐसा क्यों करते हैं, जिसमें जो भी लार्ज मसल्स, लार्ज नर्व होती हैं, लार्ज वेसल्स होती हैं वो डैमेज ना हो, क्योंकि यदि लार्ज वेन, लार्ज वेसल्स डैमेज हो जाएंगे तो ब्लीडिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ इंसिजन ऑफ द पोस्टीरियर रेक्टस सीथ, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि इसमें जो रेक्टस सीथ होता है उसमें भी जो इंसिजन होता है वो लगाया जाता है, ठीक है, पोस्टीरियर रेक्टस सीथ में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज एंड द सूचर्स लाइन। तो एक्सरसाइज एंड द सूचर लाइन में फर्स्ट है एक्टिव ट्रंक रोटेशन विल therefore tend to pull more strongly on the suture line. Slow controlled trunk movement. Simple abdominal exercise of all type on the first and second post-operative days. Next है breathing exercise and movement for the lower limbs are the essential during the first 2 post-operative days. ठीक है, तो क्या होता है कि जो भी हम सूचरिंग करते हैं, तो सूचरिंग करते समय जो भी सूचरिंग वाले धागे होते हैं उनको बहुत स्ट्रॉन्ग खींचते हुए सूचर्स लगाते हैं, जिसमें टिश्यू आपस में एक दूसरे को पकड़ के रखें, ठीक है। नेक्स्ट धीरे धीरे मूव कराते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑपरेशन के फर्स्ट एंड सेकेंड डे सभी टाइप के जो लिक्विड होते हैं वो पेशेंट को देते हैं और हल्का हल्का एब्डोमिनल एक्सरसाइज भी स्टार्ट करा देते हैं। सर्जरी के बाद पहले या सेकेंड डे में पेशेंट को धीरे धीरे रेस्पायरेटरी एक्सरसाइज कराते हैं, है ना, लोअर ऑर्गन्स के कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं, मूवमेंट कराते हैं, जिससे कि पेशेंट धीरे धीरे मूव करने में कैपेबल हो जाए, ठीक है। तो ये बताया गया है कि ऑपरेशन के बाद पेशेंट को कौन कौन से एक्सरसाइज या कैसे रिकवरी की ओर ले जाया जाता है। नेक्स्ट आता है कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी। कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी में यदि मैं बात करूं तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ द गॉल ब्लैडर। तो जब हम सर्जरी करके गॉल ब्लैडर को रिमूव करते हैं तो वो कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी कहलाता है, ठीक है। इसमें सेकेंड है लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर, लोकेटेड इन द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन, कलेक्ट एंड स्टोर बाइल। Next, cholecystectomy is common in symptomatic gallstone and other gallbladder condition. Next, it can be performed either laparoscopically or open surgeries. ठीक है, तो कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी में ये बताया गया है कि हम कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी में गॉल ब्लैडर को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो जो गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है वो कॉलेसिस्टेक्टमी सर्जरी कहलाती है, ठीक है। अब ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, यदि मैं गॉल ब्लैडर को बात करूँ कि गॉल ब्लैडर कहाँ प्रेजेंट होता है, तो गॉल ब्लैडर हमारे राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन में प्रेजेंट होता है, एब्डोमेन में जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन है वहाँ पे जो गॉल ब्लैडर होता है वो प्रेजेंट होता है। इसका वर्क क्या है, ये क्या फंक्शन है, तो कलेक्ट एंड स्टोर बाइल। तो ये क्या करता है, जो बाइल जूस होता है उसको ये स्टोर करके रखता है, कलेक्ट करके रखता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉलेसिस्टेक्टमी इस सिम्पटैमिक गॉलस्टोन एंड अदर गॉल ब्लैडर कंडीशंस, ठीक है। तो इसमें ये बताया है कि कॉलेसिस्टेक्टमी जो होता है इसमें जब कभी भी स्टोन हो जाती है, पित्त की पथरी वाल बोलते हैं जिसको हम, गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है, या
गॉल ब्लैडर में कोई भी ऐसी डिसीज़ हो जाती है तब पेशेंट की या तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की जाती है या तो ओपन सर्जरी की जाती है। ओपन सर्जरी करके भी गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है और लैप्रोस्कोपिक लैप कोहली करके भी पेशेंट का गॉल ब्लैडर निकाला जाता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे ओपन सर्जरी का डायग्राम बताया गया है और इधर पे आपको डायग्राम बताया गया है गॉल ब्लैडर का। गॉल ब्लैडर कहाँ पे आपको दिख रहा है, कहाँ पे बाइल जूस है, वो गॉल ब्लैडर दिख रहा है। तो जब कभी भी गॉल ब्लैडर रिमूव करते हैं तो कोलेसिस्टेक्टमी सर्जरी कहलाती है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम गॉल ब्लैडर की सर्जरी करते हैं तो इंसिजन कौन सा देते हैं। फर्स्ट कॉमन इंसिजन यूज कोलेसिस्टमी इज राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन। तो जो कोलेसिस्टेक्टमी सर्जरी करते समय हम राइट साइड में अपर पैरामीडियम इंसिजन देते हैं, मतलब राइट में अपर पैरामीडियन इंसिजन। तो इसका इंसिजन याद रखना कि राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन दिया जाता है। नेक्स्ट, इन सर्टेन केस वेयर गुड एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड कॉचर सबकॉस्टल इंसिजन इज यूज्ड। ठीक है, तो इसमें यह बताया गया है कि राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन, फर्स्ट वर्टिकल इंसिजन सिचुएटेड 1 to 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन, एक्सटेंड फ्रॉम द कॉस्टल मार्जिन टू अ पॉइंट ऑन अ साइड ऑफ द अम्बलाइकस। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जब भी किसी भी पेशेंट का सर्जरी करते हैं तो सर्जरी करते समय पेशेंट में हम कौन सा इंसिजन लेते हैं, तो जो राइट पैरामीडियन इंसिजन होता है, राइट अपर पैरामीडियन, यदि आप देखोगे डायग्राम में तो कोलेसिस्टेक्टमी सर्जरी में हमेशा राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन दिया जाता है। जब कभी बहुत ज़्यादा एक्सपोज करने की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा एब्डोमेन खोलने की ज़रूरत होती है, तो फिर कॉचर का सब कॉस्टल इंसिजन यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है राइट अपर पैरामीडियन इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है। तो यदि मैं बात करूँ तो ये वर्टिकल इंसिजन है। वर्टिकल मतलब सीधा खड़ा हुआ इंसिजन है जो 1 to 2.5 सेंटीमीटर मिड लाइन में दिया जाता है, मिड लाइन के साइड में इसको दिया जाता है। ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द कॉस्टल मार्जिन टू अ पॉइंट ऑन द साइड ऑफ द अम्बलाइकस। ठीक है, तो कुछ कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जो नाभि होती है नाभि के साइड में ये इंसिजन लगाते हैं और जब एक्सपोज करना होता है ज़्यादा और जो भी गॉल ब्लैडर होता है उसकी हम सर्जरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ कॉचस इंसिजन, कौन से कॉचस इंसिजन कहाँ पे दिया जाता है। राइट सबकॉस्टल इंसिजन बिंग जस्ट बिलो द सिफॉइड प्रोसेस एंड एक्सटेंड डाउनवर्ड टू आउटवर्ड टू द टिप of ninth costal cartilage 2.5 centimeter below the parallel to costal margin. Ninth intercostal nerve and severe causing flaccid paralysis of certain fiber resulting in incisional hernia. ठीक है, तो क्या होता है कि जो पेशेंट का राइट सब कॉस्टल इंसिजन होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जिफॉइड प्रोसेस। जिफॉइड प्रोसेस आपके स्टर्नम बोन के नीचे वाला पार्ट होता है, तो ये जिफॉइड प्रोसेस के लोअर पार्ट से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ तक जाता है, आपकी जो कॉस्टल कार्टिलेज होता है ना, कॉस्टल कार्टिलेज तक, जो नाइन्थ कॉस्टल कार्टिलेज होता है वहाँ तक ये इंसिजन जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट 2.5 सेंटीमीटर लोअर कॉस्टल मार्जिन में समांतर, जो भी हमारी कॉस्टल मार्जिन होती है उसके समांतर में 2.5 सेंटीमीटर के उसमें ये इंसिजन दिया जाता है। ठीक है, नाइन्थ इंटरकॉस्टल जो नर्व होती है वो कट हो जाती है, जिससे कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हर्निया वगैरह हो सकता है ना। तो ये हो सकता है यदि नाइन्थ जो इंटरकॉस्टल रीजन है वहाँ की यदि नर्व वगैरह कट जाए तो वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अपेंडिक्टमी। अब अपेंडिक्टमी सर्जरी क्या होता है, सर्जरी टू रिमूव द अपेंडिक्स व्हेन इट इज़ इन्फेक्टेड। तो जब भी किसी पेशेंट को अपेंडिक्स इन्फेक्टेड हो जाती है, जिसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, अपेंडिक्स आपने देखा होगा, आपके लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, अपेंडिक्स डायग्राम में दिख रहा है। जब कभी भी अपेंडिक्स में कोई स्वेलिंग हो जाता है, अपेंडिक्स का पेन स्टार्ट हो जाता है, तब पेशेंट को यदि मेडिसिन से आराम नहीं मिलता तो उसका सर्जरी एक ट्रीटमेंट होता है जिसमें पेशेंट की अपेंडिक्टमी सर्जरी की जाती है और अपेंडिक्स को रिमूव किया जाता है। अपेंडिक्स इज थिन पोच अटैच्ड टू लार्ज इंटेस्टाइन लोकेटेड अबव राइट ASIS। ठीक है, अपेंडिक्टमी इज परफॉर्म इन द ट्रीटमेंट ऑफ acute, subacute and chronic inflammation to vermiform appendix। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंसिजन, मोस्ट कॉमन इंसिजन यूज द ग्रेडियन मैकबर्नी इंसिजन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जो मसल स्प्लिटिंग में हेल्प करता है।
और अदर इंसीजन में आप बैटल, राइट लोअर पैरामीडियन इंसीजन भी इसमें दे सकते हैं। तो मेन तो मैकबर्निया ग्रेडियन इंसीजन दिया जाता है अपेंडिक्टमी सर्जरी करने में। इसके अलावा बैटल इंसीजन या राइट लोअर पैरामेडिकल मेडियल इंसीजन भी पेशेंट को दिया जाता है। ठीक है, तो अपेंडिक्स जो होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइंट एक थैली टाइप का होता है, एक पाउच होता है ना, राइट साइड में प्रेजेंट होता है, जिसमें कभी इन्फेक्शन हो जाने पर इसको रिमूव किया जाता है। देखो साइड में इंसिजन बताया भी गया है। ठीक है, जब कभी भी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तब ये सर्जरी की जाती है। ठीक है, इसमें मेन तो ग्रेडरॉन इंसिजन दिया जाता है, बट फिर जब कभी भी पेशेंट को ऐसे उससे आराम ना मिले तो फिर बैटल इंसिजन या राइट लोअर पैरामीडियन इंसिजन भी दे सकते हैं। तो आपसे इंसिजन पूछ सकते हैं कि कौन सी सर्जरी में कौन सा इंसिजन दिया जाता है। अब राइट लोअर पैरामीडियन इंसिजन कहाँ पे लगता है? तो द इंसिजन इज यूज व्हेन द डायग्नोसिस इन द अनसर्टेन और वेन एक्सप्लोरेशन ऑफ द लोअर एब्डोमेन इज डिजायर्ड। ठीक है, तो ये जो इंसिजन होता है आपके जो एब्डोमेन होता है, लोअर एब्डोमेन में राइट साइड में दिया जाता है, और वहाँ से आपका जो होता है अपेंडिक्टमी सर्जरी की जाती है। ठीक है, तो ये जो आपको 3 सर्जरीज़ हैं अभी मैंने बता दी हैं। इसके बाद की सर्जरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, और इससे ही तैयारी करें, आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है।